हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मलेशियन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी रूह के बारे में। ये मूवी अपनी अनोखी कहानी और रहस्यमय माहौल की वजह से काफी खास मानी जाती है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 स्टार है और दिलचस्प बात यह है कि 2019 में रिलीज होने के बाद से अब तक इसकी रेटिंग लगभग स्थिर बनी हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मूवी दर्शकों पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ती है। फिलहाल ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो बाद में ये मूवी को वहां जाकर देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए चलिए बिना समय गवाए हम इस मूवी की कहानी और उसके रहस्य के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एक बेहद रहस्यमय सीन से होती है। गहरी रात के समय घने जंगल के बीच एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो अकेली खड़ी है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और उसके सामने एक घर जल रहा होता है। वो चुपचाप उस जलते हुए घर को देखती रहती है, मानो अभी अभी वहां कुछ काफी भयानक हादसा हुआ है। अचानक अगले ही दृश्य और डरावना हो जाता है। वही लड़की गुस्से और बेचैनी में जमीन पर बार बार चाकू घोंपती दिखाई देती है, जैसे उसके अंदर कोई गहरा दर्द या रहस्य छिपा हो। इसके बाद सीन बदलता है और कहानी हमें उसी जंगल के पास के एक छोटे से घर में ले जाती है। वहाँ एक साधारण सा परिवार रहता है जिनमें 3 लोग रहते हैं, माँ, माक, बड़ी बेटी एलोंग और उनका छोटा बेटा अंगा। ये परिवार जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल पर ही निर्भर करता है। वो लोग लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाते हैं और फिर उससे बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जंगल के पास होने की वजह से उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कभी कभी खाने के लिए वे जंगल में छोटे छोटे ट्रैप भी लगा देते हैं ताकि कोई जानवर उसमें फंस जाए और उनसे मांस मिल सके। अब मार्क अपने बेटे अंगा से कहती है कि वो अपनी बड़ी बहन अलोंग के साथ जंगल में जाकर देखे कि उन्हें जो ट्रैप लगाया है उसमें कोई जानवर फंसा है या नहीं। और ये बात सुनकर दोनों बच्चे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कहानी हमें फिर से मूवी की शुरुआती रहस्य की तरफ ले जाती है। वहीं जली हुई जगह पर सुबह के समय वहां एक रहस्यमय आदमी दिखाई देता है जिसका नाम पेमरो होता है। वो एक शिकारी की तरह बेहद सतर्क होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी चीज की तलाश में हो। तभी उसे हवा में खून की हल्की सी गंध महसूस होती है और वही गंध का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक खाली जगह पर रुकता है। जमीन की मिट्टी को ध्यान से देखने के बाद वो अपने भाले से वहां वार करता है। जैसे ही भाला मिट्टी पे धंसता है वहां ताजे घाव के निशान साफ दिखाई देते हैं, मानो जमीन के नीचे कोई जख्मी चीज छुपी हुई है। ये देखकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ जाती है और बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अंगा और अलोंग अपने लगाए हुए ट्रैप की जगह पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक हिरन फंसा हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। हिरन जमीन पर फंसा नहीं होता बल्कि वो पेड़ की एक शाखा में अटका हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल असामान्य और रहस्यमय लगता है। हिरन को देखकर अंगा खुश हो जाता है और सोचता है कि इसका मांस तो कम से कम 1 हफ्ते तक आराम से चल सकता है। लेकिन उसकी बड़ी बहन अलोंग डांट देती है। उसे यह सब कुछ थोड़ा अजीब और अशुभ महसूस होता है, इसलिए वो अंगा को वहां से तुरंत वापस चलने के लिए कहती है। दोनों भाई बहन वापस घर की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जंगल में कोई चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक रहस्यमय लड़की दूर से उनके पीछे पीछे चलते हुए उनके घर तक पहुंच जाती है। और ये लड़की वही है जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमने देखा था। जब मार्क उस लड़की को देखती है तो उस पर दया आ जाती है। वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और उसे प्यार से खाना खाने के लिए दे देती है। रात होते होते जंगल के उस छोटे से घर के चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है। उसी शांत माहौल में तीनों घर के अंदर बैठे होते हैं। तभी अंगा दिन में जंगल में हुई उस अजीब घटना के बारे में बात करने लगता है। वो अपनी माँ को हिरन के फंसे हुए होने की बात बताता है। ये बात सुनते ही माँ के चेहरे पर भाव बदल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि जंगल में कुछ ठीक नहीं है। माँ धीरे से अपने बच्चे को जंगल के पुराने नियम याद दिलाती है। वो कहती है कि जंगल में जीने के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखनी पड़ती है,
वो उन्हें समझाती है कि जंगल से कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं उठाना चाहिए और जंगल में जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर मार्क उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाती है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी थी। वो बताती है कि काफी समय पहले इस जंगल में एक भयानक शिकारी घूमता था जिसके साथ हमेशा दो भूतिया कुत्ता रहते थे। कहते हैं जो भी उन्हें देख लेता था वो या तो बीमार पड़ जाता था या कुछ समय बाद मर जाया करता था। लोगों का कहना था कि उस शिकारी ने एक कसम खाई थी कि वो तब तक अपने घर वापस नहीं जाएगा जब तक उसका शिकार खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद वो दिन रात जंगल में शिकार करता रहा, खासकर हिरणों को, और कभी-कभी तो उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। जो शिकार उसे पसंद नहीं आया करता, उसे वो ऐसे ही जंगल में फेंक दिया करता था। लेकिन एक दिन जंगल ने उस पर श्राप दे दिया। उस दिन के बाद वो कभी अपने घर नहीं लौट पाया और हमेशा के लिए इसी जंगल का हिस्सा बन गया था। कुछ लोग उन्हें घोस्ट हंटर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि वो मांस खाता है और खून पीता है और आज भी रात के अंधेरे में जंगल में शिकार करता हुआ भटकता रहता है। मार्क आगे कहती है कि अगर कभी रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे या अचानक रात में पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ सुनाई दे तो समझ लेना कि वो शिकारी आसपास ही है। ऐसे समय में डरना नहीं चाहिए। दो पत्थर उठाकर उन्हें आपस में टकराना चाहिए और जोर से पुकारना चाहिए कि दादाजी हमारे लिए उनका दिल लेकर आओ। माँ की ये डरावनी कहानी सुनकर घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मार्क जब अपने बच्चों को जंगल की उस डरावनी कहानी के बारे में बता रही होती है उसी दौरान मूवी में एक सीन दिखाया जाता है। जंगल के गहरे हिस्से में वही रहस्यमय आदमी दिखाई देता है। वो ऐसे घूम रहा होता है कि जैसे किसी वस्तु का पीछा कर रहा हो। उधर घर के अंदर माँ की कहानी चल रही होती है और अचानक वही रहस्यमय लड़की कहती है वो यही है। उसकी आवाज में ऐसा डर होता है कि कमरे का माहौल बदल जाता है। उसी पल घर के छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा हो। मार्क और बच्चे डरकर बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर जमीन पर कई पत्थर पड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने उन्हें घर की तरफ फेंका हो। पूरा माहौल अचानक और ज्यादा डरावना और रहस्यमय हो जाता है। लेकिन असली हैरानी तो अगली सुबह होती है। सुबह वो एक बेहद चौंकाने वाले दृश्य देखते हैं। वही रहस्यमय लड़की आंगन में बैठी होती है और उनके चिकन को मारकर उनका मांस खा रही होती है। उसके हाथ और मुंह खून से सने होते हैं। फिर वो अचानक उनकी तरफ देखकर एक डरावनी बात कहती है, जब चांद पूरा होगा तुम सब मारे जाओगे। ये कहते ही वो लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ में पकड़े चाकू को अपने ही गर्दन में डालकर खुद को खत्म कर देती है। ये दृश्य इतना अचानक और भयावह होता है कि वो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ था। और ये बात साफ हो जाता है कि वो लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि उसने उस घर पर श्राप छोड़ दिया था। उस रहस्यमय लड़की की मौत के बाद माँ और उनके बच्चे डर और घबराहट में उसके शरीर को जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं और वापस घर की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन घर लौटते ही उन्हें वहाँ एक और अजनबी औरत दिखाई देती है। उनका नाम टॉक होता है। वो खुद को नदी के उस पार बसे दूसरे गांव की रहने वाली बताती है। टॉक कहती है कि वो जंगल में जड़ी बूटियां लेने आई थी, लेकिन यहाँ बिखरे हुए इतने सारे पत्थर को देखकर उसे कुछ अजीब और अशुभ महसूस हो रहा था। वो माँ और बच्चों को बताती है कि इस तरह घर के आसपास इन पत्थरों का पड़ा होना अक्सर किसी अशुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। इसीलिए वो अलोंग और अंगा को कहती है कि वो उन सभी पत्थरों को उठाकर दूर फेंक दे। साथ ही टॉक मार्क से ये भी कहती है कि वो सामने दिखाई देने वाली पहाड़ के पास रहती है। अगर उन्हें कभी भी किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो उनके पास आ सकती है। टॉक की बात मानकर अलोंग और अंगा पत्थरों को उठाकर दूर फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी एक पत्थर उठाते हुए उस समय अलोंग की उंगली कट जाती है और थोड़ा उनमें से खून निकलने लगता है। शाम होते होते घर के अंदर का माहौल फिर से भारी और डरावना होने लगता है। मार्क अपने बच्चों को सख्त हिदायत देती है कि जो कुछ उस रहस्यमय लड़की के साथ हुआ था उस बारे में किसी से भी कोई शब्द ना कहे।
लेकिन उस रात और एक अजीब घटना होती है। अलोंग रात में घर के अंदर बैठकर कपड़े सिल रही होती है। अचानक उसकी सुई हाथ से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। वो उस सुई को ढूंढने के लिए नीचे झुकती है और धीरे धीरे उसे खोजने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक कोने से एक रहस्यमयी परछाई रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ रही है और वो धीरे से अलोंग को छू देती है। अलोंग समझ नहीं पाती कि सच है या उसका भ्रम, लेकिन उस पल एक बात साफ हो जाती है कि जंगल की कोई अंधेरी शक्ति अब धीरे धीरे उन सब का शिकार करने लगी थी। अब अगली सुबह घर में हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। अलोंग अब तेज बुखार से तप रही होती है और उसकी हालत देखकर मार्क मदद के लिए टॉक के पास जाने का फैसला करती है। उसी बीच अंगा को घर के नीचे उसी रहस्यमय लड़की का चाकू मिलता है। उधर जब मार्क टॉक के पास पहुंचती है तो वो उनकी बातें ध्यान से सुनती है और तुरंत समझ जाती है कि मामला सामान्य नहीं है। वो बताती है कि गांव के आसपास कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। वो उस बुरी ताकत से अलोंग को बचाने के लिए एक विशेष रिचुअल करने का फैसला करती है। इस रिचुअल में सबसे पहले एक मुर्गे की बलि दी जाती है और उसका खून नदी में बहा दिया जाता है ताकि उस बुरी शक्ति को दूर रखा जा सके। इसके बाद 2 सफेद कबूतरों को नदी के किनारे लाया जाता है। नियम के अनुसार उन दोनों की भी बलि नदी के किनारे ही दिया जा सकता है। साथ ही टॉक सुरक्षा के लिए घर के मिट्टी पर मंत्र पढ़कर उसे सील कर देती है ताकि बुरी शक्ति घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। रिवाज के अनुसार अंगा को नदी के किनारे जाकर दोनों कबूतर को मारना होता है। वो एक कबूतर को वहां मार देता है लेकिन दूसरे को मारने की हिम्मत नहीं करता, जिस वजह से वो उसे छोड़ देता है। हर रात होते होते टॉक अपने सारे रिचुअल पूरे कर चुकी होती है। वो वहां से जाने से पहले मार्क से कुछ जरूरी बात करना चाहती है, मानो उसे किसी आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देनी हो। लेकिन तभी जंगल की तरफ से किसी के चलने की हलचल सुनाई देती है। यह आवाज सुनते ही टॉक अचानक सतर्क हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से तुरंत चली जाती है। उस रात घर का माहौल और ज्यादा भारी और डरावना हो जाता है। मार्क को साफ महसूस होने लगता है कि घर में उनके अलावा और भी कोई मौजूद है। अगली सुबह ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। वही रहस्यमय आदमी उस लड़की की तलाश करते करते आखिरकार मार्क के घर पहुंच जाता है। वो मार्क से उस लड़की के बारे में सवाल करता है और जानना चाहता है कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन मार्क साफ तौर पर नकार देती है और उनसे कहती है कि वो वहां से चले जाए। इस बातचीत के बीच वही आदमी जंगल की ओर बढ़ते हुए टॉक के रहने की जगह पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर एक चौंकाने वाले दृश्य दिखाई देता है। उनकी झोपड़ी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी होती है, जैसे वहां किसी ने गुस्से से सब कुछ तोड़ दिया हो। बस यहीं से वो डरावनी बातें शुरुआत होने लगती है। उसी रात और एक अजीब घटना घटती है। रात के गहरे सन्नाटे में लोगों को जैसे किसी अजीब प्रभाव के अधीन हो जाती है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। कुछ ही देर में वो उसी जगह पहुंच जाती है जहां उस रहस्यमय लड़की के शरीर को छोड़ा गया था। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। अलोंग को उसी रात पीरियड्स हो चुके थे। जंगल की उस रहस्यमय दुनिया में ये बात और भी खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि खून की गंध कई बार बुरी शक्तियों को अपनी ओर खींच लेता है। उस जगह पहुंचकर अलोंग को अचानक होश आता है और अपने घर की तरफ लौटने लगती है, लेकिन अब उसके पीछे वही रहस्यमय लड़की की आत्मा चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो वो अब धीरे धीरे उस परिवार का शिकार करने निकली हो। दूसरी तरफ अंगा भी उस रात आराम से सो नहीं पाता और सपने में वही लड़की जलती हुई दिखाई देती है। अब सुबह अलोंग को घर में ना देखकर मार्क उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उनकी मुलाकात टॉक से होती है। टॉक के चेहरे पर इस बार पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई देती है। वो मार्क को बताती है कि जंगल में किसी अनजान आदमी की मौजूदगी महसूस हो रही है। ये बात उसे बेचैन कर रही है, क्योंकि इस जंगल में बाहरी लोगों का आना अक्सर किसी बड़ी और खतरनाक हादसा का संकेत दिया करता है। लेकिन इसी बीच जंगल में अलोंग की मुलाकात उसी रहस्यमय आदमी पेम्बुरु से होती है। पेम्बुरु उन्हें सुरक्षित उसके घर छोड़ देते हैं, लेकिन उसी वक्त अंगा के हाथ में वही रहस्यमय चाकू देख लेते हैं।
तो तुरंत उन्हें शक हो जाता है। वो अंगा से चाकू के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वो उन्हें कहाँ से मिला। तब अंगा और आलोक दोनों मिलकर उस रहस्य में लड़की के बारे में सारी बातें बता देते हैं कि कैसे वो लड़की उनके घर आई थी और फिर अचानक अपनी जान ले ली थी। ये सब सुनने के बाद वो आदमी उनसे उस जगह पर ले चलने को कहता है। अंगा उसे जंगल के अंदर उसी जगह तक ले जाता है। जाते जाते वो चाकू भी उस आदमी को लौटा देता है और फिर उसे वहां छोड़कर घर वापस लौट आता है। दूसरी तरफ घर में हालात और भी अजीब होने लगते हैं। अलोक की तबीयत और उसका व्यवहार दोनों बदलने लगते हैं। वो अपनी माँ से कहने लगती है कि अब उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन बातचीत के दौरान उसका रवैया अचानक कठोर और बदतमीज हो जाता है। अलोक अपने ही माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगती है। उसकी ये बदलती हुई हरकत देखकर उन्हें काफी दुख होता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही अलोक अकेली ही रह जाती है, उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक अजीब और भयावह अवस्था में वो पास पड़ी नुकीली पिन पर अपना सिर बार बार पटकने लगती है। कुछ ही पल में वो खुद को इतनी बुरी तरह घायल कर लेती है कि उसकी मौत हो जाती है। उधर जंगल में वही रहस्यमय आदमी उस लड़की के शरीर को उठाकर कहीं ले जाते हुए दिखाई देता है। इसी बीच जब अंगा तालाब के पास से लौट रहा होता है, तभी अचानक उसे अपनी बहन अलोक की आत्मा दिखाई देती है। उसकी आत्मा उसे चेतावनी दे रही होती कि वो वहां से चला जाए, क्योंकि अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही। दूसरी तरफ जब टॉक मार्क से मिलती है तो वो उनकी हालात देखकर उस अजनबी आदमी के बारे में पूछती है जो जंगल में दिखाई दे रहा था। उसी बातचीत के दौरान एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। टॉक बताती है कि नदी के उस पार वाले गांव में अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। वहां के सारे घर जल चुके हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस रहस्यमयी लड़की को उन्होंने घर पे रखा था वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। अब जब उस लड़की का शरीर उस रहस्यमय आदमी पेम्बुरो के हाथ लग चुका है तो आगे क्या होने वाला है वो कोई भी नहीं जानता था। ये सोचकर टॉक खुद भी डर जाती है और वहां से जल्दी निकल जाती है। अगले दृश्य में वो रहस्यमय आदमी उस लड़की के शरीर के साथ एक अजीब रिचुअल करता हुआ दिखाई देता है। वो अपने हाथ को काट कर उसका खून उस लड़की के मुंह में डालता है और ये प्रक्रिया वो बार बार दोहराता है। आखिरकार इस काले अनुष्ठान का असर दिखाई देता है और वो लड़की फिर से जीवित हो उठती है और पेम्बुरो उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। दूसरी तरफ टॉक भी समझ जाती है कि अब खतरा बढ़ गया है, इसीलिए वो माँ और उसके परिवार को बचाने के लिए एक और रिचुअल की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन कहानी यहीं से और गहरी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब अंगा भी घर से गायब हो चुका था। थोड़ी देर के बाद वही रहस्यमय आदमी अंगा को ढूंढते हुए माँ के घर पहुंच जाता है और उसे बचाने के बारे में बात करने लगता है। लेकिन उसकी हालत देखकर माँ और टोक दोनों ही उस पर भरोसा नहीं करते। उसी समय जंगल की तरफ से एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। अंगा एक हिरन को खींचते हुए घर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही पेम्बुरो उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उधर माग भी पेम्बुरो का पीछा करते हुए उस पर अचानक से वार कर देती है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है। ये वही पल था जब कहानी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गंभीर रूप से घायल पेम्बुरो टॉक के पास दिखाया जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और सवाल दिखाई देते हैं। यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि जिस रहस्यमय लड़की ने इस पूरी घटना की शुरुआत की थी वो कोई और नहीं बल्कि पेम्बुरो की अपनी बेटी थी। उस लड़की का नाम आदिक था। पेम्बुरो अपने खोई हुई बेटी को ढूंढते हुए इस जंगल तक पहुंच चुका था, लेकिन यहीं से कहानी का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। इस पूरे खेल की रचयिता टॉक ही थे। मूवी के आखिरी हिस्से में जब पेम्बुरो टॉक से बात करता है तब धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि टॉक कोई साधारण इंसान या हीलर नहीं थे। वो असल में जंगल में मौजूद एक शैतानी शक्ति का रूप है जो लोगों के डर और अंधविश्वास का फायदा उठाती है। टॉक खुद सीधे किसी को मारती नहीं बल्कि लोगों को गुमराह करती है और वह खुद ही उसके जाल में फंसकर अपने परिवार और जिंदगी को बर्बाद कर लेती है।
टॉक ये भी कहते हैं कि पेम्बरो चाहता तो मार्क और उसके परिवार को बचा सकता था, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे आदिक को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो बाकी लोगों को नहीं बचा पाया। असल में पूरे समय जो भी घटना हुई थी, आदिक की मौत, बच्चों का बदल जाना और परिवार की तबाही, ये सब टॉक का ही खेल का हिस्सा था। वो बताती है कि जंगल की बुराई किसी एक इंसान या घटना तक सीमित नहीं है, वो हमेशा मौजूद रहती है और मौका मिलने पर किसी नए इंसान के जरिए फिर फैल जाती है। और इसी बीच दूसरी तरफ और एक भयानक घटना होती है। मार्क खुद को खत्म कर लेती है और ओलों की आत्मा अपने ही घर को आग लगा देती है, जिससे पूरा परिवार उस आग में खत्म हो जाता है। घर जलने के बाद ओलों की आत्मा अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ जाता है, मानो अब वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल चुकी हो। दोस्तों, यही थी रूम मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी के कुछ हिडन फैक्ट है जो आप लोगों को जानना चाहिए। मूवी में जो रहस्यमय लड़की आदि को दिखाया गया है, वह असल में इस श्राप के पहले करीब बन जाती है। जब वो माँ के घर पहुंचकर खुद को खत्म कर लेती है, तो उसके साथ जुड़ी हुई अंधेरी शक्तियां भी उसी परिवार तक पहुंच जाती है। उस पल से माँ का परिवार अनजाने में उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। पूरी मूवी में खून और डर बार बार दिखाई देना भी इसी श्राप से जुड़ा हुआ संकेत है। चाहे वो पेम्बुरु का खून वाला रिचुअल हो, अलों का मासिक धर्म आना या फिर आदिक का बार बार जीवित होना, हर जगह यह दिखाया गया है कि खून और डर इस अंधेरी शक्ति को और मजबूत कर देती है। इस पूरी कहानी में टोक का किरदार काफी महत्वपूर्ण है। वो कई बार परिवार को चेतावनी देती है, रिचुअल करती है और घर की सुरक्षा करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कभी भी उस श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं करती। इससे और एक गहरी संभावना सामने आती है कि टॉक का असली काम उस श्राप को खत्म करना नहीं, बल्कि जंगल के उस रहस्यमय चक्र को संतुलित रखना हो सकता है। यानी संभव है कि टॉक जंगल की किसी प्राचीन शक्ति की प्रतिनिधि हो, जो इंसानों और जंगल के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। ये एक ऐसे जंगल की श्राप का चक्र दिखाई जाती है जो समय के साथ चलता रहता है। एक इंसान मरता है और जंगल सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, और इसी वजह से शायद वह जंगल कमजोर और अकेले परिवार को निशाना बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी कहानियां आप लोगों के पास ला पाऊं। तो मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।